हेलो क्लास 12, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्लास 12 का बेसिक है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब फंक्शंस अगर आपको नहीं आया ना, डेफिनेशन पार्ट कैसे करते हैं फंक्शंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहीं पर आ गया हमारे पास डेफ, DEF, ये आपकी पूरी क्लास 12 में आपके साथ रहेगा। डेफ आपके साथ 100% चलेगा आपकी क्लास 12। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। अब फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फंक्शन की डेफिनेशन। ये छोटे छोटे दो टॉपिक है, फिर उसके बाद हमारा सही फंक्शन स्टार्ट है। फंक्शन क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म टास्क। फंक्शन वो इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं ताकि कंप्यूटर हमारा वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। लाइक हमें दो नंबर्स को ऐड कराना है, उसके लिए हमने एक फंक्शन बना दिया प्रिंट A+B करके, वो हमारा दो नंबर ऐड हो गए। ठीक है। फंक्शन के एडवांटेजेस क्या है? फंक्शन टाइम सेवर है। फंक्शन इज रीयूजेबल ऑफ कोड, मतलब फंक्शन को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेक लार्ज प्रोग्राम्स इनटू स्मॉलर पीसेस। फंक्शन जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनको ये छोटे छोटे पार्ट्स में करके हमारी हेल्प करता है ताकि हम उनको छोटे पार्ट में लिखें और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि जब हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उन प्रोजेक्ट्स में माइन्यूट सी डॉट का भी अगर गलती होगी ना, तो वो प्रोजेक्ट पूरा खराब। तो इसलिए फंक्शन हमारा उस चीज में भी हेल्प करते हैं कि हम एरर को जल्दी स्पॉट कर लें, क्योंकि अगर छोटे प्रोग्राम्स होंगे तो एरर ढूंढने में आसानी होगी। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में फर्स्टली वी हैव इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट हमने पूरी क्लास 11th ही इनबिल्ट फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन, इसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। हमने पूरी क्लास 11th में सिर्फ यही पढ़ा है, इनबिल्ट फंक्शन। लाइक प्रिंट इनबिल्ट है, पॉप इनबिल्ट है, SQRT एक्सेट्रा। ये SQRT एक मॉड्यूल से इंपोर्ट होकर आता है। इसी चैप्टर में आगे हमें एक टॉपिक आएगा दैट इज रैंडम मॉड्यूल, तो उसके अंदर हम लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, दोज फंक्शन मेड बाय आवरसेल्फ। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि हम लोग खुद बनाते हैं फॉर और पर्सनल यूज। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ फंक्शन। पार्ट्स ऑफ फंक्शन के अंदर एक तो हमारे पास आता है फंक्शन कॉलिंग, जो कि हमेशा लास्ट में होगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब डेफिनेशन पार्ट हमारे पास वो पार्ट है जहां पर हम लोग पूरा प्रोसेस लिखेंगे कि हमें फंक्शन किस चीज का चाहिए। फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, या फिर मल्टीप्लाई करेगा, या फिर सो ऑन, जो भी। ठीक है। डेफिनेशन को स्टार्ट करने का तरीका है DEF। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स फ्रॉम यूजर्स यूजिंग फंक्शन। अगर तो ये सिर्फ यहाँ तक होता, टू नंबर्स फ्रॉम यूजर्स तक, तो हम लोग क्लास 11th की तरह डायरेक्ट A इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, B इज इक्वल्स टू इंट इनपुट और प्रिंट ये, तब हम लोग डायरेक्ट इतना पोर्शन लिख देते हैं। बट यहाँ पे यूजिंग फंक्शन, तो अब हमें फंक्शन को स्टार्ट करना है ना जब भी, तो हमने डेफ लगाना है। डेफ ऑफ, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो डेफ ऑफ ऐड, यहाँ पे आगे हमारे पास खाली ब्रैकेट, अभी फिलहाल यहाँ पे खाली ब्रैकेट है। इसी चैप्टर में आगे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी बड़ा होगा, दैट इज फंक्शन विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर। अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं, दिस इज फंक्शन विदाउट पैरामीटर, मतलब फंक्शन के अंदर हमें कोई पैरामीटर्स नहीं दिए। इस ब्रैकेट, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं दिए। ठीक है। सो डेफ ऑफ ऐड ब्रैकेट कोलन, यहाँ से हमारा डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट। ठीक है। हमने किया A इज इक्वल टू इंट इनपुट नंबर, P इज इक्वल टू इंट इनपुट नंबर 2, फिर प्रिंट A+B, सिंपल, ये हो गया। अब जब हम फंक्शन को कॉल करना है ना, देखो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली भी और यहाँ पर भी, हमारा फंक्शन रन नहीं करेगा। तो जब तक हम लोग फंक्शन कॉल नहीं करते, हमारा ये पूरा एक यूजलेस है। अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी जाके हमारा ये पूरा जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो जाके रन होएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया ऐड। आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आपके पास कोलन कोलन आएगा, बट यहाँ पे आपके पास कोलन नहीं आएगा, बिकॉज ये फंक्शन कॉलिंग है। ठीक है। ये डेफिनेशन पार्ट था, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट करके नीचे से फिर फंक्शन प्रोग्राम बनाया, बट यहाँ पर हमने सिर्फ इसको कॉल किया। तो आपको इन दो चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेफिनेशन पोर्शन कौन सा है एंड कॉलिंग। अब आ गया इसका फ्लो। फ्लो के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, लाइक 1 2 3 4 5।
और यहाँ पे मैंने फ्लो लिखा है। सबसे पहले आपके प्रोग्राम किस फ्लो में चलता है ना, वो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास ये जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ डेफ है, तो पहले ये जाएगा आपके पास डेफ के पास। फिर उसके बाद ये 2 पे नहीं जाएगा, फिर ये देखेगा कि नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ साथ बाहर कौन सा हो रहा है। अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि क्लास 11th में भी आपने किया है कि जो डेफिनेशन के अंदर पार्ट्स हैं, लाइक यहाँ पे इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए, ठीक है, ये प्रिंट इसके अंदर वाला क्वेश्चन है। अंदर और बाहर का आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपकी 11th क्लास है, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपको नहीं आता 11th तो आप 11th की एक बार जाके वीडियोस चेक कर लेना। अब यहाँ पे डेफ ऑफ ऐड, कुछ ऐड किया, ठीक है, सॉरी हम लोग कर रहे थे ये फ्लो, ठीक है। पहला हमारे पास आता है 1 के बाद ये सीधा जाएगा 5, बिकॉज ये 3 लाइनें ना इसके अंदर है। एंड मैंने आपको बोला था कि हमें कोई भी फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक हम डेफिनेशन पार्ट के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। 1 यहाँ पे आ गया डेफिनेशन में, फिर उसके बाद ये 2 है, नहीं आएगा, 3 नहीं, 4 नहीं, फिर जाएगा 5 पे, फिर ये 5 पे हमारा आ गया डेफिनेशन पार्ट, ठीक है। ये देखो 1 से गया 5 पे, जब 5 पे फंक्शन कॉल हुई ना, फिर उसके बाद ये फिर से चले जाएगा यहाँ पे ऊपर, 1 पे चलेगा अपने डेफिनेशन पार्ट की स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद ये 2 पे जाएगा, 3 पे, ये देखो ये 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, यहाँ पे होने के बाद ये वापस बाहर आ जाएगा जहां से चालू हुआ था, दैट इज 5th पे, ठीक है। 1 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने आपकी रेफरेंस के लिए नंबर्स भी दे दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और करते हैं, इसके अंदर आपको और अच्छे से पता लगेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो क्लास 12 के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है ना, यू हैव टू यूज फंक्शन। अगर आपने फंक्शन नहीं, अगर आपने ये डेफ नहीं लगाया, आपका प्रोग्राम अगर सही भी होगा तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये चीज याद रखना, डेफ आपको हर जगह लगना है। पाइथन के अंदर फिलहाल क्लास 12 में आपको पाइथन के अंदर हर जगह डेफ का इस्तेमाल है। इनफैक्ट जब आप लोग फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन करोगे तब भी आपको डेफ से स्टार्ट करना ही करना है। एंडिंग के टाइम पे वो आपकी चॉइस है, आपने फंक्शन कॉल करनी है या नहीं। ज्यादातर सिनेरियोज में हम लोग फंक्शन कॉल को नहीं करते, क्योंकि फाइल हैंडलिंग जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, बट जब हम लोग नोटबुक पे लिखते हैं तब हमें कोई नीड नहीं है फाइल हैंडलिंग के टाइम पे, सिर्फ बाकी सब में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब हमें 2 नंबर का ग्रेटेस्ट के लिए प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम तो आपका क्लास 11th का ही है, नई चीज इसके अंदर क्या है, ये डेफिनेशन पार्ट और फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे नंबर दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट हमारे पास है 1 क्या है हमारे पास, डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट के बाद ये देखो डेफ ग्रेटेस्ट, ये आ गया फंक्शन विदाउट पैरामीटर। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फंक्शन हम विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर दोनों के साथ चलते हैं। सो डेफ ग्रेटेस्ट, ये आ गया कोलन। फिर उसके बाद हमारे पास चलेगा सीधा 8, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारे पास कुछ नहीं है, ये जो भी पोर्शन है वो डेफिनेशन पार्ट के अंदर है, तो वो तब तक नहीं चलेगा जब तक हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। ग्रेटेस्ट अब हमने किया, यहाँ पे हमारा फंक्शन को कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हुआ, फिर से चले गया 1 पे, 1 8 1 पे चले गया, फिर उसके बाद ये 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 पे जाके ये वापस 8 में आएगा। जब भी डेफिनेशन पार्ट के अंदर चलता है ना फ्लो, वो लास्ट में जाने के बाद सीधा फंक्शन कॉल पे जाता है, बीच में जाए जितने मर्जी हो। अगर वो एक बार डेफिनेशन पार्ट पे चल रहा है, डेफिनेशन के लास्ट पे पहुंच गया, उसके बाद उसको फंक्शन कॉल के अंदर ही जाएगा उसका फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो आ गया 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 8, फिर से 1 गया, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन डिस्प्ले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें फंक्शन इन्होंने दिया हुआ कि आपने डिस्प्ले फंक्शन का नाम रखना है। इन 2 क्वेश्चन में हमें फंक्शन का नाम नहीं दिया था, इसलिए हमने अपनी मर्जी से ग्रेटेस्ट रखा और ऐड रखा, और यहाँ पे हमें दिया डिस्प्ले। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन डिस्प्ले टू एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले लिस्ट। मतलब हमें एक प्रोग्राम बनाना है, सॉरी हाँ प्रोग्राम ही बनाना है हमें, जिसके अंदर हमें स्टूडेंट्स से उनकी डिटेल्स लेनी है, और उन सभी डिटेल्स को हमने एक लिस्ट के अंदर डाल के वो लिस्ट हमने प्रिंट कर दी, वो लिस्ट हमने डिस्प्ले करनी है, मतलब प्रिंट ही करनी है, ठीक है, लिस्ट। अब यहाँ पे हमारा फ्लो कैसे चलता है, देखो L इज इक्वल्स टू, पहले मैंने
क्योंकि हमें यहाँ पे लिस्ट बोली है, तो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, L इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। फिर मैंने कर दिया डेफिनेशन पार्ट को स्टार्ट, डेफ डिस्प्ले, ये आ गया सेम। अब हमें स्टूडेंट की डिटेल्स पूछिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक एग्जांपल दी होगी कि हमें नेम चाहिए, क्लास चाहिए, रोल नंबर चाहिए। हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ फिलहाल, तो मैंने इसलिए खुद से ही कंसीडर कर रहा हूँ नेम, रोल नंबर और क्लास। नेम इनपुट, एंटर नेम, ये रोल नंबर इंटीजर वैल्यू होती है इसीलिए इंट इनपुट। फिर क्लास, देखो क्लास के अंदर अब आप लोग सोचोगे मैंने CLSS लिखा है, मुझे स्पेलिंग नहीं आते, बट जो CLASS क्लास है ना, वो हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो हम लोग इनबिल्ट फंक्शंस को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम किसी भी इनबिल्ट फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिकल करने जाओगे, कॉपी पे तो आप लोग इसको क्लास लिख सकते हो, बट अगर आप प्रैक्टिकल करने जाओगे एट दैट टाइम आपका फंक्शन रन नहीं करेगा, उसके अंदर एरर थ्रो करेगा, बिकॉज क्लास एक अलग फंक्शन है, वो एक इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास पाइथन का, ठीक है। तो क्लास CLSS क्लास इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर क्लास इन रोमन्स। देखो यहाँ पे आपने यूजर को बताना है कि उसने किस वैल्यू में लेना है, क्योंकि यूजर को तो नहीं बताना कि क्लास आपने 12 लिखनी है या फिर x11 लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली कि आपने क्लास को रोमन में लिखना है, दैट इज x11, ठीक है, ये होगी क्लास। फिर आपने जो आपने लिस्ट बाहर ली थी ना, उस लिस्ट के अंदर आपने डाल दिया नेम, रोल नंबर, क्लास। इसको डालने के बाद आपने कर दिया प्रिंट L, तो आपके पास ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया लास्ट में फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल नहीं देंगे तो हमारा फंक्शन रन नहीं करेगा। अब इसका हम फ्लो भी एक बार जान लेते हैं। पहले हमारे पास चलेगा 1 पे, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ से बोलता हूँ, आप लोग इसको चेक करते रहेंगे। पहले हमारा फ्लो जाएगा 1 पे, फिर उसके बाद हमारे पास फिर हमारा जाएगा 2 पे, क्योंकि फ्लो हमारा ऐसे चल रहा है वर्टिकली। L पे गया, फिर गया डेफिनेशन पार्ट वाले में, फिर इसके अंदर नहीं गया, फिर उसके बाद सीधा गया यहाँ डेफिनेशन पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे आगे डेफिनेशन पार्ट आ रहा है। 1 2 8 8, जब 8 पे पहुंचा ना, 8 हमारे पास आ गया फंक्शन कॉल किया, फिर से ये चल गया। हाँ, एक चीज याद रखना, फंक्शन कॉल जिस भी डेफिनेशन पार्ट का होगा ना, ये उसी डेफिनेशन पार्ट में जाएगा। कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएंगे जहाँ पे हमें 2 बार फंक्शन कॉल दिया होगा एंड 2 डेफिनेशन पार्ट्स भी होंगे साथ में, ठीक है। तो 8 के बाद ये चलेगा 2 पे, 2 के बाद 3 4 5 6 7, 7 तक आने के बाद ये वापस हमारे पास आ गया 8 पे, खत्म। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, मैं आपको इसके बाद आंसर बताता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले ही क्वेश्चन ट्राई कर लो या फिर मेरे साथ साथ देख लो, और मैं तब तक आपके लिए आंसर करता हूँ। क्वेश्चन क्या हमारे पास, ऐड 2 नंबर्स एंड मेक देयर प्रोडक्ट। मतलब हमें 2 नंबर्स को ऐड भी करना है और उनका प्रोडक्ट भी लिखना है, और वो दो नंबर्स हमें नहीं बोला कि हमें यूजर से लेने या खुद लेने, तो फिलहाल मैं वो 2 नंबर्स खुद से ही दूंगा, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारे पास एडिशन के लिए, डेफ एड a is equals to 5, b is equals to 6, print a plus b। नेक्स्ट डेफ प्रोडक्ट बोले ना, पी लिख देते हैं या प्रोडक्ट पूरा लिख देते हैं। प्रोडक्ट a इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर हमने प्रिंट a स्टार b, यहाँ पे मैंने आगे जगह नहीं छोड़ी तो मैं इसलिए इसके बाद वाला फ्लो में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वाला यहाँ पे a स्टार b के बाद में फंक्शन में डेफिनेशन पार्ट से बाहर आ गया। डेफिनेशन पार्ट से बाहर आने के बाद मैंने कर दिया पहले प्रोडक्ट और ऐड। अब यहाँ पर एक बात सीखने वाली है कि मेरा जो फ्लो चला ना, वो पता कैसे चला। पहले मेरा गया यहाँ पे 1 पे गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट मेरा फ्लो गया 1 पे, 1 के बाद मेरा फ्लो गया 5 पे, 1 5, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ 1 5 के बाद मेरा यहाँ पे कहीं नहीं गया, फिर मेरा गया सीधा 9 पे। 9 पे क्या है, प्रोडक्ट। अब मैंने आपको
इस क्वेश्चन के टाइम पे बोला था कि आपको फंक्शन कॉल देखनी पड़ेगी कि किस डेफिनेशन पार्ट की है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास इस वाले पार्ट का है, तो ये 9 के बाद सीधा चले जाएगा 5 पे, 5 फिर 6 7 8, जैसे 8 हुआ फिर से ये चल गया हमारे पास 9 पे। 9 पे जब ये हमारे पास चलेगा ना, उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट पे चलेगा, मतलब 8 के बाद ये आ गया 9 पे, 9 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 10, 10 पे क्या 10, 10 किसका फंक्शन कॉल है, फर्स्ट वाले का ऐड, तो 10 से ये सीधा फ्लो हमारे पास चलेगा 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 4 पे आने के बाद ये वापस हमारा आ जाएगा 10 पे फ्लो। ठीक है, ऐसे हमारा फ्लो चलेगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है स्कूप। स्कूप के अंदर हमारे पास आता है LEGB रूल, मतलब लोकल एनक्लोज्ड ग्लोबल बिल्ट इन। बिल्ट इन हो गया हमारे पास जो हम लोग इंपोर्ट मैथ या इंपोर्ट रैंडम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी हम देते हैं लोकल को। क्लास 12 के अंदर ना हमारे पास सबसे ज्यादा लोकल और बिल्ट इन ही, लोकल और ग्लोबल ही काम आएगा। लोकल फंक्शन वो होता है जो डेफिनेशन पार्ट के अंदर होता है, मतलब खुद के एरिया का डॉन। ग्लोबल हो गया पूरे वर्ल्ड का डॉन। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लोकल आ गया जो खुद के एरिया में राज करेगा, ग्लोबल आ गया जो पूरे एरिया में राज करेगा। अगर तो आपके पास लोकल उस एरिया के अंदर प्रेजेंट है तो ग्लोबल आपका उस एरिया के अंदर नहीं जा सकता। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे ए हमारे पास 5 है, ग्लोबल हमारा हमेशा डेफिनेशन पार्ट के जो बाहर आती है टर्म, दैट इज ग्लोबल, मतलब ये हमारे पास ग्लोबल है, ये भी हमारे पास ग्लोबल है, और जो डेफिनेशन पार्ट के अंदर वैल्यूज आई वो हमारे पास लोकल वैल्यूज। अब फ्लो इससे चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये लास्ट क्वेश्चन है मैं जिसके अंदर आपको फ्लो लिख के बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फ्लो नहीं बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि फ्लो चलता कैसे। पहला हमारे पास आता है a इज इक्वल्स टू 5, जो कि हमारे पास लोकल है फर्स्ट। फिर हमारे पास आ गया 2 b 10, ये दो सॉरी a भी हमारे पास ग्लोबल है, b भी हमारे पास ग्लोबल है। फिर इसके बाद हमारे पास चलता है थर्ड पे। थर्ड पे आता है डेफ ऑफ फट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेफिनेशन पार्ट फर्स्ट वाले की। थर्ड के बाद हमारे पास अंदर तो अभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 7 पे, 7। फिर हमारे पास चलेगा ये 10 पे, क्योंकि अभी भी डेफिनेशन पार्ट है बट फंक्शन कॉल नहीं हुई। 10, 10 के बाद हमारे पास चलेगा सीधा 12 पे। 12 पे हमारा हो गया फन। फन हमारे पास आ गया फंक्शन कॉल जो कि इस फंक्शन की है, इसलिए ये सीधा जाएगा 12 के बाद 3 पर। 12 के बाद 3 पे चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली चीज है, जो ये वैल्यूज होती ना, दीज आर कॉल्ड लोकल, और ये बाहर वाली हमारे पास होती है ग्लोबल। ठीक है, डेफ ऑफ फन कोलन लगाया, जो कि हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करने टाइम लिखते हैं। फिर हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। हमने यहाँ पे पूरा फोकस रखना है कि हमें लास्ट में जो जो यहाँ पे हमारा प्रिंट है ना, उसके अंदर हमारे पास कितनी वेरिएबल है, 1 2। तो ये दोनों वेरिएबल्स क्या हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। प्रिंट a प्लस बी हमारे पास, a हमारे पास 10 है, b हमारे पास 20 है। अब देखो यहाँ पे ग्लोबली हमारे पास a 5 है और b 10 है, बट फंक्शन के अंदर अगर वो वैल्यूज हैं दैट इज लोकल वैल्यू, तो हम लोकल को प्रायोरिटी पहले देंगे ग्लोबल से। अगर यहाँ पे लिखा होता ग्लोबल ऑफ ए, फिर उस टाइम चीजें थोड़ी डिफरेंट होती, वो मैं आपको आगे एक एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a इज इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, प्रिंट a प्लस बी, प्रिंट a प्लस बी, a प्लस बी आ गया 10 प्लस 20, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 30। मैं आंसर्स को आपके लिए रेड पेन से लिख देता हूँ, एक सेकेंड, जाके रेड पेन। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया प्रिंट a प्लस बी, जो कि हमने लिख दिया 30। मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 30। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 6 तक चला, फिर इसके बाद ये चले जाएगा फिर से अपने फंक्शन कॉल के पास। फंक्शन कॉल 12 पे है, 12 पे आ गया प्रोग्राम सीधा, यहाँ से सीधा चलेगा 12 पे। 12 के बाद ये आगे नीचे 13, 13 किसका है, ऐड का, ऐड चल रहा है 7 में। 13 के बाद सीधा फ्लो चल गया हमारे पास 7 पे, 7 पे डेफ ऐड, सही है फंक्शन, कोई एरर नहीं है। आपको साथ साथ में ये भी चेक करना है कि आपके फंक्शन में कोई एरर तो नहीं है, मतलब कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कोलन आता है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कुछ नहीं होता, बट कभी कभी बाई चांस आ जाता है। सीबीएसई के पेपर में ऐसा होना तो मतलब
99.9% ऐसा नहीं होगा, बट हाँ 0.1% की चांस है। तो डेफ ऑफ एड b इज इक्वल्स टू 10 प्रिंट a प्लस b। अब यहाँ पे आपके पास a और b है, बट लोकल पार्ट के अंदर तो आपके पास सिर्फ b है, तो मतलब आपको जो दूसरा a की वैल्यू उठानी है वो आपने ग्लोबल से उठानी है। ग्लोबल कितना है 5, यहाँ पे कितना है 10, 5 प्लस 10 15, ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू। फिर अगेन ये यहाँ पे चल गया 13 पे, 13 के बाद 14 आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के टाइम ये इसका चलेगा 10th पे, मतलब 10 नंबर पे, डेफिनेशन पे, ठीक है। डेफ ऑफ मल्टीप्लाई प्रिंट a प्लस बी। अब यहाँ पे ना आपके पास a की वैल्यू है ना b की वैल्यू, तो मतलब वो आपको ग्लोबल से लेनी है। अगर तो आपके पास लोकल के अंदर भी a b की वैल्यू नहीं हुई और ग्लोबल के अंदर भी a b की वैल्यू नहीं हुई, फिर आपके पास फंक्शन विद पैरामीटर्स के अंदर a b की वैल्यू होगी। अगर वहां पर भी नहीं हुई तो आपका प्रोग्राम टोटली रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डेफ मल्टीप्लाई प्रिंट a प्लस बी, a प्लस बी, ये वाले a प्लस बी कंसीडर होंगे 5 for 10, 5 10 15 हैशटैग 15। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया और हमारा प्रोग्राम खत्म। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी, क्योंकि लोकल ग्लोबल का आपको आगे बहुत काम आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रिडिक्ट द आउटपुट। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसको ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है a इज इक्वल्स टू 9 डेफ एड a, ठीक है। फ्लो के साथ चलना हमने, पहला हमारे पास ये आ गया a, ठीक है 9 हमें बता दिया, ये हमारे पास ग्लोबल आ गया। डेफ एड ओके, प्रिंट a, फर्स्ट प्रिंट हमारा बाहर ही आ गया, मतलब ग्लोबल में फर्स्ट प्रिंट आ गया, दैट इज 9, क्योंकि a की वैल्यू अभी तक यहाँ पे 9 है। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया ऐड, जो कि फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन यहाँ से चले जाएगा यहाँ पे डेफ पार्ट पे, डेफ पार्ट पे फंक्शन चलेगा, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, प्रिंट a प्लस b, तो 10 20 30, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। लेट मी सी की वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है भाई साहब, ऑलमोस्ट 20 से 21 मिनट की तो हो गई वीडियो। चलो, तो अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल एंड एक होता है फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स हमारे पास वो होते हैं जो हमें फंक्शन कॉल के टाइम पे पैरामीटर्स गिवन होते हैं, जैसे डेफ फन ए बी। ये देखो यहाँ पे आ गया एक्चुअल पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर के साथ। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो हमने विदाउट पैरामीटर्स किए, ठीक है, ये चीज याद रखना। जब ब्रैकेट के अंदर कुछ ना हो दैट इज विदाउट पैरामीटर, अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर कुछ हो तो उसको बोलते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। और फंक्शन विद पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास ये दो टाइप्स है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर में क्या होता है कि हमें फंक्शन कॉल के टाइम पे 1 और 2, मतलब फंक्शन कॉल के टाइम पे हमें वैल्यूज गिवन होती है, जो कि हमें फंक्शन की डेफिनेशन टाइम यहाँ पे लिखा होगा वेरिएबल इन्होंने, जैसे a और b लिखा है यहाँ पे। तो जब हम लोग फन करेंगे, फन ऑफ 1 2, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उस टाइम ये 1 2 वैल्यू चली जाएगी a और b के अंदर, याद रखना। फिर इसके बाद हमारे पास a 1 हो जाएगा, b हमारे पास हो जाएगा 2, फिर प्रिंट a b दैट इज 3, ठीक है। अगर तो आपके यहाँ पर भी कोई वैल्यू होगी तब भी आपने एक्चुअल वैल्यू को ही कंसीडर करना है, एक्चुअल पैरामीटर को। अगर आपके पास फॉर्मल वैल्यू कोई एक ही, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी कर लेंगे, बट मैं आपको यहाँ पर स्टिल एक एग्जांपल दे देता हूँ। डेफ फन 1,2 प्रिंट a प्लस बी फन ऑफ 4,5। अब ये हमारे पास आ गया एक्चुअल, ये हमारे पास आ गया फॉर्मल। हमेशा एक्चुअल की वैल्यू फॉर्मल में जाती है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टाइम हमारे पास चलेगा 4, दूसरे में हमारे पास चलेगा 5। यार मुझे एक चीज की कंफ्यूजन है कि यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे चले जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है सर। वेट 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 वेट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो सॉरी, इस चीज को हम नहीं लिख रहे, ये मेरे से थोड़ा गलत हो गया। ये हमारे पास ऐसे आएगा डेफ फन a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 4। मैंने आपको फॉर्मल भी यहीं पर
बता देता हूँ, फिर उसके बाद फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता दूंगा। अगर हम करते प्रिंट ए प्लस बी, यहाँ पे लिख दें हम लोग फन 5 6। मेरे ख्याल से जो हम पहले हमने तरीका लिखा ना उससे भी हमारा आंसर आ सकता था, बट मैं एक बार तब भी आप लोगों के लिए चेक कर, आप लोगों के लिए क्या, मैं आपकी नॉलेज के लिए भी वो चीज़ एक बार प्रैक्टिकल करके देखूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम से हम उसको भी रेक्टिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे डेफ वन ये हमारे पास आ गया फॉर्मल पैरामीटर, ये हमारे पास आ गया एक्चुअल पैरामीटर। अब एक्चुअल पैरामीटर हमेशा फॉर्मल में जाता है, अगर तो एक्चुअल पैरामीटर नहीं दिया होगा, मतलब फंक्शन कॉल के टाइम में कोई पैरामीटर नहीं है, तो उस टाइम आपके फॉर्मल पैरामीटर को चेक करेगा कि वहां पे कुछ है या नहीं। अगर वहां पर भी कुछ नहीं है, फिर उसके बाद ये इस टाइप से चलेगा, मतलब ए आपको 10 ले दिया या बी या फिर ग्लोबल में दिया या लोकल में वैल्यूज आपको दी होगी, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत करो। अब डेफ ऑफ वन A3, यहाँ पे ए की जगह अब आ गया 5 और 4 की जगह आ गया 6, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज ये है। तो जब प्रिंट ए प्लस बी करेंगे वो हमारे पास आएगा 11, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया फॉर्मल पैरामीटर, डेफिनेशन पार्ट के हेडर में होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताया कि अगर आपको फंक्शन कॉल के अंदर कुछ नहीं दिया होता तो आफ्टर दिस यू हैव टू चेक डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट के यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ ना, जैसे ये आपने 5 दिया है, ये आपको 6 दिया है, तो प्रिंट ए प्लस बी, और यहाँ पे आपको ए की वैल्यू 5 दी है, बी की वैल्यू 6 दी है, तो जब प्रिंट ए प्लस बी करा तो इसका आंसर आपके पास आ गया 11, सिंपल। अब इसका एक और है डेफ फन ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू कुछ नहीं, ए इज इक्वल्स टू 5, बी मैंने कुछ नहीं दिया। अब प्रिंट ए प्लस बी करूंगा, पर इससे पहले जो इसका फ्लो है वो तो पहले फंक्शन पे जाएगा ना, तो यहाँ पे फन ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, बट यहाँ पे भी हमारे पास एक ही वैल्यू लेफ्ट है, तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे मैंने एरर क्यों लिखा है। यहाँ पे मैंने एरर इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा फर्स्ट पे जाएगी, मतलब ए के अंदर वो 3 जाएगा, बट यहाँ पर तो बी के अंदर फिर कुछ वैल्यू नहीं बचेगी, इसलिए ये हमारे पास एरर है। एंड ये हमारा एक डिफॉल्ट पैरामीटर का भी टाइप है। डिफॉल्ट पैरामीटर को लिखने का तरीका क्या होता है कि आपके पास राइट साइड में आपके पास कोई ना कोई वैल्यू 100% होनी चाहिए, और जो आप वैल्यू यहाँ पे दोगे वो वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स पे आएगी। अगर आपका ऐसे हुआ कि आपकी लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स के पास वैल्यू है बट राइट साइड के एलिमेंट्स के बाद आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपका फंक्शन एरर होएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। कुछ कंफ्यूजन आपको होगी तो जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब आपको और अच्छे से प्रैक्टिकल करने के टाइम आपको और अच्छे से समझ आएगी। और मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ आगे। मुझे लगता नहीं कि हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में क्वेश्चन भी करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो मैं देखता हूँ वीडियो 30 मिनट की ही रखूंगा, फिर उसके बाद बाकी का मैं कल करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन आउटपुट डेफ ऑफ फन, यहाँ पे हमने लिखा है डेफ ऑफ फन ए बी, प्रिंट ए स्टार बी, प्रिंट फन ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है ना बी के पास, ये हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर है, बी के पास हमारे पास बी के अंदर हमारे पास 3 है ऑलरेडी, बट डेफ ऑफ फन ए के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये जो फर्स्ट है ना ये फर्स्ट चला जाएगा फर्स्ट के पास, मतलब ए के अंदर हमारे पास गया 3 और बी के अंदर ऑलरेडी हमारे पास 3 पहले से, ये एक्चुअल है, ये फॉर्मल पैरामीटर, ये चलेगा इसके अंदर। फिर आ गया प्रिंट ए प्लस बी, प्रिंट ए स्टार बी, इसका आंसर आएगा 3 3 9। ये तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स में, एंड फिर उसके बाद ये छोटा सा, या फिर एक काम करें, क्या टाइम हुआ है, एक सेकंड को, 32 मिनट्स फिलहाल हो चुके हैं एडिटिंग करके, मतलब लगभग भी ना 30 मिनट्स का हम लोग पढ़ चुके हैं, आधा घंटा। तो सिर्फ 20 मिनट और वेट कर लो, मैं आपको ये चैप्टर खत्म कर देता हूँ, ताकि आपको दो वीडियोस के लिए टाइम ना कंज्यूम करना पड़े, ठीक है। अब हमारे पास आ गया फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेफ ऑफ सम a इज इक्वल्स टू 2, b3, c4, प्रिंट a प्लस b प्लस c और सम। ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ये हमारे पास फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स है, जहाँ पे इन ब्लैंक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, दैट इज फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। हमारे पास आते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर्स। फंक्शंस विद पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेफ ऑफ सम, ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ वैल्यू है, और फंक्शन कॉल के टाइम पे भी हमारे पास कुछ वैल्यू है। हाँ, वो जो मैंने पीछे नहीं की थी क्या गलती, कि मैंने यहाँ पर भी 3 और 4 लिखा था, मुझे 3 4 की जगह ये लिखना था वहां पर, मैं भूल गया, मुझे इसको देख के याद आ गया। सो
डेफ ऑफ फन ए बी, ये हमारा फर्स्ट फ्लो हमारा पहला यहाँ पे चलेगा, दूसरा हमारे पास फ्लो जाएगा सम पे जो कि फंक्शन कॉल है, सम 2 3। अब ए के अंदर 2 चलेगा, बी के अंदर 3 चलेगा, तो जब हम लोग करेंगे प्रिंट ए प्लस बी, देखो ए के अंदर 2 बी के अंदर 3, तो प्रिंट ए प्लस बी दैट इज 5। फिर तीसरा पार्ट आ गया हमारे पास फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है, फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। ये आपके हाफेलीज में भी आया हुआ है, यूटीज के अंदर भी आया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ जाओ। डेफ सम, देखो अभी तक हमने जितने भी ये किए ना, फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन विदाउट पैरामीटर या विद पैरामीटर, इन सब में लिखने का तरीका एज इट इज सेम है। इन तीन को आप लोग बाहर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, इसमें आपको कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो डेफ फन 3 a is equals to 3, b equals to 4, c a plus b रिटर्न c। अब इसका लिखने का फ्लो क्या है, इसका मैं आपको फ्लो बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, इसका फ्लो क्या है, पहले 1 पे चला, फिर उसके बाद चले गया 6 पे, क्योंकि 6 पे इसकी फंक्शन कॉल हो रही है। इसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जब इसकी फंक्शन कॉल हो रही है ना, तो जब हम रिटर्न सी करेंगे, जो रिटर्न सी मतलब सी के अंदर जो भी सी की वैल्यू आएगी वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी इस सम की जगह, आर इज इक्वल्स टू वो कॉपी पेस्ट वाला जो भी वैल्यू होगी। 1 से गया 6 पे, 6 के बाद चलेगा ये 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 4 के बाद 5 पे गया, 5 आ गया रिटर्न सी, a प्लस बी 7, सी के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। तो जब हमने क्या रिटर्न सी, तो हमारे पास r इज इक्वल्स टू इस फंक्शन कॉल की जगह पे हमारे पास ये 7 पेस्ट हो गया जो कि c की वैल्यू है 7। फिर हमने कर दिया प्रिंट r, तो हमारा r आएगा 7। हम लोग इसको अगर आपने इन 2 स्टेप्स में नहीं जाना तो आप इसको एक सिंगल स्टेप में लिख सकते हो, जो कि है प्रिंट सम दिस। के बाद हमारे पास आता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये दोनों सेम ही होते हैं, बस इनमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। लाइक जो पोजीशन आर्गुमेंट है वहां पे डेफ फन, अभी तक आपको ये पता लग गया होगा कि ये फंक्शन विद पैरामीटर्स के साथ खेल रहे हैं हम, ये पैरामीटर्स वाली डेफ फन एम एन ओ, ये तीन हमें वेरिएबल दिया, हमें इनकी कोई वैल्यू अभी नहीं पता। तो जब हमने फन किया ए बी सी, लेट सपोज यहाँ पे ए बी सी में कुछ कुछ वैल्यूज उसकी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पोजीशन आर्गुमेंट में अगर तो आपके पास ये तीन भी अलग हो और ये तीन वेरिएबल भी अलग हो, जैसे यहाँ पे हो सकता है आपके पास a इज इक्वल्स टू 6, अगर इसको बेसिकली मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 7, और ये ऐसे होना चाहिए था फन, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे होना चाहिए था। तो a के अंदर 6 है बट a यहाँ पर तो कहीं पर नहीं है, तो इन केसेस में क्या होता है कि ये डायरेक्ट वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट को देगा, इसलिए m के पास 6 चले जाएगा, n के पास 5 आ जाएगा, वो के पास हमारा आ जाएगा c की वैल्यू जो कि 7 है, 6 5 7 6 5 7। अब कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है, फिर इसके बाद ना यहाँ पे बीच में आपने जो भी प्रोग्राम देना है वो आपकी मर्जी, आपने देना दो या फिर आपको डायरेक्ट इनको प्रिंट कराना, वो आप पे डिपेंड करता है क्या प्रोग्राम की नीड है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, डेफ फन ए बी सी, ये कोलर, ठीक है। फिर आ गया फन ऑफ a6 b7 c8, यहाँ पर तो सिंपल आपका a के पास a की वैल्यू जाएगी, b के पास b की और c के पास c की, क्योंकि इन दोनों में आपके पास वेरिएबल सेम है abc। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपके पास सेम नहीं था, यहाँ पे MNO था और ABC था, इसलिए a की वैल्यू फर्स्ट में चलेगी, b की सेकंड में, c की थर्ड में। अब जैसे यहाँ पे आपके पास है ABC, तो आपके पास एग्जैक्ट वही वैल्यू जाएगी। इसी प्रोग्राम को हम लोग एक अच्छे मेथड से समझ सकते हैं, जो कि ये वाला मेथड है। यहाँ पे क्या किया मैंने, डेफ फन BAC, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया BAC, फन में मैंने, बट यहाँ पे मैंने सेम रखा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफ फन BAC, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, बट यहाँ पे मैंने फन ऑफ ABC सेम लिखा है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी ना, वो एक्चुअल से फॉर्मल में जाएगी, बट a की वैल्यू a के पास जाएगी 6, b की वैल्यू b के पास, c की वैल्यू c के पास। जब आपके पास फॉर्मल और एक्चुअल के वेरिएबल सेम होते हैं तब आपकी वैल्यू सेम के अंदर जाती है,
बट जब आपके पास वेरिएबल सेम नहीं होते तब आपकी वैल्यूज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उस सीक्वेंस में जाती है। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है, तो इसके बाद इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, या फिर इसके क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर जो फंक्शन विद पैरामीटर, आपको सिर्फ इतना ही समझना था कि आपको फंक्शन बनाते कैसे हैं, डेफ लगा के अपने फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया मॉड्यूल भी हमारे पास कुछ 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गया इंपोर्ट मैथ, ये हम लोग 11 से कर रहे हैं। k इज इक्वल्स टू मैथ डॉट sqrt 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, पावर ऑफ मैथ डॉट पावर को हम POW लिखते हैं, पावर ऑफ 2,6 मतलब 2 की पावर 6, which is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, it's 32, सॉरी ये 32 में आएगा, ये आएगा 64, ये आ गया हमारे पास 64। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5, ये 5 को पूरा फैक्टोरियल बता दूं। फिर यहाँ पे हमारे पास है इम्पोर्ट मैथ्स एज रैंड। देखो हमने इम्पोर्ट मैथ लिखना है, ये ऐसे नहीं लगाना, मैथ और मैथ्स में डिफरेंट है, यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखना। इम्पोर्ट मैथ एज RD मतलब अब हमें ये मैथ डॉट SQRT लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट RD डॉट SQRT भी लिखे तो हमारे पास ये सही जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्ट मैथ एज RD डॉट SQRT ऑफ 20, ये जो भी 20 का अंडर रूट होगा ये उसकी वैल्यू देगा हमें। फिर आ गया हमारे पास फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT फैक्टोरियल। अब देखो इन दो इम्पोर्ट्स में एक कॉमन बात है कि जो यहाँ पे इम्पोर्ट मैथ कर रहे हैं ना, ये दोनों किसी ना किसी मैथ के एलिमेंट को इंपोर्ट करवा रहे हैं, लाइक पाई को इंपोर्ट करवा लो, बट जो ये वाला है ना इंपोर्ट मैथ उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी मैथ के एलिमेंट्स हैं, लाइक SQRT है, पावर है, फैक्टोरियल है, और भी आते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितने भी है इन सभी को ये एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ऐसे करेंगे फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट SQRT कॉमा फैक्टोरियल, तो ये हमें क्या करेगा, ये सिर्फ SQRT और फैक्टोरियल को ही लेगा उस पूरे मैथ मॉड्यूल से, सिर्फ इन्हीं 2 टर्म्स को उठाएगा और उसके बाद इन्हीं 2 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते टाइम इनके आउटपुट आएंगे। अगर हमने ये 2 लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिया पावर ऑफ दिस, तो वो हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, अब फोर्थ हमारे पास आता है लास्ट मॉड्यूल है, प्लस ये इंपॉर्टेंट है, यही आपकी क्लास 12 का है। यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट रैंडम एज RD, मैंने इसको RD लिख दिया। ठीक है, हमने के अंदर वैल्यू ली रैंडम डॉट रैंड रेंज फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है, इन दोनों के बीच में इंक्लूड करेगा, बट रैंडेंट इन दोनों को साथ में लेकर इंक्लूड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम, फिर k इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज 1,30, रैंडम डॉट रैंडेंट 1,30। अब देखो ये जो रैंडम तो आएगा, यहाँ पे हमने RD लगाते हैं इसलिए हमने RD डॉट रैंड रेंज लिखना पड़ेगा, बट हम लोग रैंडम ही चलाएंगे। इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद k इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज, यहाँ पे हमारे पास 1 से 30 तक इसकी रेंज आ गई, मतलब 1 से 30, 1 और 30 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, बट रैंडम डॉट रैंड इंट के अंदर 1 और 30 दोनों इंक्लूड होगा। और फिर तीसरा हमारे पास आता है रैंडम डॉट चॉइस, कि हमें कोई लिस्ट है हमारे पास 4, 11, 30, 19, हमें हमारा इन दोनों में से हमारी इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 2 एलिमेंट्स रैंडमली आएंगे। यहाँ पे हमने चॉइस दिया, हमें 2 एलिमेंट्स चाहिए, अगर हम 3 देते तो 3 आएंगे, 4 देंगे तो 4 आएंगे, वो इस पे डिपेंड करेगा और ये चॉइस मॉड्यूल पे। अब यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल वाला किस्सा भी खत्म हो गया है। शॉर्ट आपको ये 3 मॉड्यूल किसी काम के नहीं है, ज्यादातर आपको इसी मॉड्यूल पे क्वेश्चन आएगा। इंपोर्ट रैंडम डॉट रैंड रेंज करोगे तो ये 2 एलिमेंट्स को नहीं ऐड करना है, रैंडेंट करोगे तो ऐड करना है, एज सिंपल। फिर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। ये मैं आपको जल्दी करा देता हूँ तो आप भी इसको समझ लो। इंपोर्ट रैंडम k इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडेंट है, ये दोनों ऐड होंगे, k के अंदर चल गया वैल्यू 5, 6, 7, 8 फॉर i इन रेंज 1 से लेकर k तक, तो मतलब 1 से लेकर पहली बार चलेगा 5 तक लूप चल रहा है ना, प्रिंट i 1, 2, 3, 4, क्योंकि लूप के अंदर लास्ट नहीं। फिर जब दूसरी बार चलेगा 1 से लेकर
6 भी हो सकता है, क्योंकि रैंडम मॉड्यूल है तो हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा एक फिक्स्ड है, तो इसलिए हम लोग इसकी ऑल पॉसिबल आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो 1 से लेकर 6 रहेगा, 1 2 3 4 5। अगली बार 7 है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 से लेकर 7। फिर जाएगा 1 से लेकर 8, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7। ये 4 आपके पास पॉसिबल आउटपुट आएंगे इस प्रोग्राम के, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसके जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं ना, मेनली आपको क्लास 11th का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्लस ये एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल, ग्लोबल और लोकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे करते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पार्ट, इसको आपको करना है। और अगर आपको एक सब क्वेश्चन प्रेफर करने हैं तो मैं तो आप लोगों को इसी बुक को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं खुद इसी बुक के अंदर से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, प्रीति अरोड़ा की बुक है ये, ठीक है। ये 2025 एडिशन है, अभी तो फिलहाल 2026 एडिशन भी आ गया होगा, बट एडिशन कुछ नहीं है। अगर आपके पास 2024 या फिर 3 भी एडिशन है ना, तब भी वो आपके लिए मोर देन इनफ है। लास्ट में आप लोगों को सिर्फ सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि पेपर कैसे आता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और अगर मजा आया होगा तो इस चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।